डियर स्टूडेंट, बच्चों, ये है क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो ये वीडियो मुझे एक मेरे स्टूडेंट ने कहा कि अंकल आप वीडियो बनाइए, उसका नाम है अमरीश गुप्ता। तो बेटा अमरीश, आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैं ये चैप्टर अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, और फिर भी कुछ अगर कमी रह जाए मुझसे तो आप बताना, मैं उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसके बारे में है ये। और ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये एक प्रिंट है, इमेज है, जो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा 1848 में बनाई गई थी। और इन्होंने इसको ऐसा सोचा कि द पैक्ट बिटवीन नेशंस, इन्होंने सोचा अपने मन में कि सारे राष्ट्र आज जो इतनी आपाधापी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा क्यों ना हो कि सारे देश आपस में एक पैक्ट यानी समझौते के द्वारा आपस में मिलजुल कर रहें और सबका जीवन अच्छे से चले और सारे लोग खुश रहें। इनकी कुछ सोच होगी अपनी, उस हिसाब से इन्होंने, और उसका नाम यहाँ पे लिखा भी है उन्होंने, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, यानी राष्ट्रों के बीच में एक समझौता हो गया उनके सपनों के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार। द पैक्ट बिटवीन नेशंस यानी एक समझौता हो गया और देश इस तरह से अब सब लोग मिलजुल कर रहने लगे। इस फिगर का, इमेज का उन्होंने नाम दिया है, प्रिंट का, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। माने वो एक सपना देख रहे हैं कि सारे संसार में वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी हो, और वो भी कैसी हो, सोशल रिपब्लिक्स यानी सामाजिक गणतंत्र हो, सारे लोग मिलजुल कर रहें, अच्छे से रहें। तो इसमें हम आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ड मीनिंग, ताकि आगे यहाँ पर चैप्टर में, पैराग्राफ में इंटरप्ट ना होना पड़े, अपने को रुकना ना पड़े। तो यहाँ पे मीनिंग है एब्सोल्यूटिस्ट, जिसकी मीनिंग है लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। मीन्स हमें साहित्यिक रूप से, शाब्दिक रूप से अगर हम कहें कि एक ऐसी सरकार, एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स एक ऐसी सरकार, एक ऐसा तंत्र, शासन का एक ऐसा तंत्र, दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स यानी जिस पर कोई अंकुश ना हो, ऑन द पावर एक्सरसाइज, यानी जो भी वो शक्तियों का इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट, सरकार या तंत्र, शासन का कोई तंत्र, जो भी वो शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं उस पर किसी प्रकार का अंकुश ना हो। और इन हिस्ट्री, इतिहास में अगर हम देखें तो द टर्म रिफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्किकल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। और इतिहास में इसके बहुत सारे उदाहरण हैं बोले, तो उस हिसाब से इसकी मीनिंग है कि जो मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो सेंट्रलाइज्ड होती थी, जिसके पास मिलिट्री होती थी और जो दमनकारी होती थी, तो वही सरकार क्या कहलाती थी, एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, समझ पा रहे हो बेटा? ठीक। और यूटोपियन, यूटोपियन का मीनिंग क्या है, ए विज़न ऑफ ए सोसाइटी, यानी एक दर्शन, एक दृश्य, सोसाइटी को हम किस तरह से देखते हैं, ए विज़न ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल, जो बहुत ही एक आदर्श समाज है, दैट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, और जो कि अगर हम वास्तव में देखें, वास्तविक धरातल पर, तो वास्तव में ऐसा हो पाना, एक्चुअली एग्जिस्ट कर पाए कोई यूटोपियन थॉट, मतलब कोई अगर ऐसा समाज हो जो पूरी तरह से आदर्श हो, जैसा कि यहाँ पे फ्रेडरिक सोरियो ने बताया है कि पैक्ट बिटवीन नेशंस, यानी सारे राष्ट्रों के बीच में समझौता हो गया और सारे लोग आपस में मिलजुल कर बड़े आराम से, प्यार से ऐसे रहेंगे, और ऊपर से क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स जो हैं वो देखकर उनको खुश हो रहे हैं, और वो चाहते थे कि इसी प्रकार का। तो जैसा उनका इमेज है उस तरह से यहाँ शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उस तरह से वर्ड है, और वर्ड की ये मीनिंग है। तो यूटोपियन की मीनिंग आप समझ गए होंगे, है ना, कि एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकती शायद। ठीक है, अब हम आगे इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, ए फ्रेंच आर्टिस्ट, अब फ्रेंच आर्टिस्ट, ये तो शाब्दिक सीधे सीधे समझ में आ रहा है,
प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम। माने 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के जो व्यक्ति हैं, ये फ्रेंच आर्टिस्ट, जो फ्रेंच के एक कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, प्रिपेयर्ड, उन्होंने तैयार किया ए सीरीज़ ऑफ 4 प्रिंट्स की सीरीज़ बनाई उन्होंने एक के बाद एक, और विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम, और उसमें वो अपने सपनों को देख रहे हैं। कैसा सपना? ऑफ ए वर्ल्ड, एक ऐसा संसार मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, जो किस तरह से बना हो, वहाँ डेमोक्रेसी हो और सामाजिक गणतंत्र हो। गणतंत्र यानी जो लोगों का हो, लोगों के द्वारा चलता हो, लोगों, जैसे अगर हम सीधे बोलें तो अब्राहम लिंकन जी ने जो बोला है कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल इज़ डेमोक्रेसी। तो वही धारणा यहाँ पर इंगित हो रही है कि सोशल रिपब्लिक्स माने जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता में से ही हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, एज ही कॉल्ड देम। और यहाँ पे इन्होंने नाम भी दिया है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। अपने सीरीज़ को इन्होंने यही नाम दिया। तो द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज़, जो फर्स्ट प्रिंट है, ये फर्स्ट प्रिंट है सीरीज़ का, शोज़ द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। तो फर्स्ट सीरीज़, फर्स्ट प्रिंट जो सीरीज़ का है, शोज़ दिखाता है पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोगों को दिखाता है, एंड अमेरिका के लोगों को दिखाता है, आदमी और औरतों को दिखाता है जो हर एज के हैं, हर आयु वर्ग के हैं, और अलग अलग उनके सोशल क्लासेस यानी सामाजिक वर्ग के, अलग अलग सामाजिक वर्ग के हैं। मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, और जैसे कि एक लंबी ट्रेन होती है, यहाँ देख पा रहे हो आप कितनी लंबी ट्रेन दिख रही है यहाँ से, ये तो मार्चिंग यानी चल रहे हैं। जैसे मार्च कैसे करते हैं, चलते हैं, तो ट्रेन के रूप में चल रहे हैं। और ये तो वास्तव में कुछ नहीं है, ये तो इमेजिनेशन है, फ्रेडरिक सोरियो का इमेजिनेशन है। तो मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन के रूप में चल रहे हैं वो, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखिए, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आपको मालूम है लिबर्टी माने होता है उदारता। अब उदारता जो होती है एक फीलिंग होती है, और उस फीलिंग को उन्होंने स्टैच्यू के माध्यम से बताया कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी उदारता, उदारवाद। अब उदारता क्या होती है, उदारवाद क्या होता है? तो उदारता का सीधी सी परिभाषा हम कह सकते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जिसको हम लिबर्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टैच्यू है असल में ये क्या है? ये एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कि अब ये जो समाज है वर्ल्ड वाइड जो देख रहे हैं, एक शासन प्रणाली, एक सरकार जो देख रहे हैं फ्रेडरिक सोरियो, वो कह रहे हैं कि ये ऐसा समाज होगा जहाँ पर हर चीज़ व्यवस्थित होगी। यूटोपियन अपनी थॉट डाला है उन्होंने एक आदर्श समाज की बात की है। तो वो ये कह रहे हैं कि उदारता हो, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है इसके द्वारा। समझने के लिए बहुत सी बातें हैं इसमें। तो वो होमेज दे रहे हैं, किसको होमेज दे रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं। होमेज माने सम्मान दे रहे हैं टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब यहाँ सिर्फ स्टैच्यू नहीं है, ये एक उनकी धारणा है कि एक ऐसी सरकार हो जहाँ उदारता हो। उदारता का मतलब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। एज दे पास बाय, और जैसे ही वो उससे गुजर रहे हैं तो उसको सम्मान दे रहे हैं। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अर्थ मैंने आपको डीपली बताने की कोशिश किया बेटा, क्योंकि ये एक प्रिंट है, इमेज है, जिसके द्वारा लेखक जो आर्टिस्ट जो बताना चाह रहा है, जो जिसने प्रिंट बनाया है, इमेज बनाया है, वो जो बताना चाह रहा है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होने का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना ये है कि इसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होगा। ऊपर भी लिखा है द पैक्ट बिटवीन नेशंस। नेशंस ने, बहुत सारे राष्ट्रों ने आपस में समझौता कर लिया और आपस में मिलजुल कर वो एक ही चीज़ को सम्मान दे रहे हैं। किसको सम्मान दे रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मतलब ये है कि यहाँ उदारता की बात की जा रही है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की बात की जा रही है। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पढ़ने के लिए हम कैसे भी पढ़ते हैं, मुख्य जो सार है, मुख्य जो अर्थ है इस पेंटिंग का, वो समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एज यू वुड रिकॉल मतलब आप याद कर पा रहे होंगे
आपने 9th क्लास में पढ़ा है। आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। तो इन्हें पर्सनिफाइड किया था, इन्हें इसका व्यक्तिकरण किया था लिबर्टी का। देखो लिबर्टी फिर आया, लिबर्टी यानी उदारता। बच्चों यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक प्रतीक है, एक सिंबल है किसका? उदारता का। उदारता माने मैं बता चुका हूँ, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। एक ऐसा समाज, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा स्थान जहाँ पर अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की जाती है। और ऐसा सिर्फ डेमोक्रेसी में होता है, आप भी जानते हैं। बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे को देखने को मिली है। अभी तक आप 10th क्लास में आ गए हैं, है ना? तो एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। अब उस समय भी हमने देखा था कि लिबर्टी को उन्होंने फीमेल फिगर के द्वारा दर्शाया था। और हियर यू कैन रिकॉग्नाइज, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज, अब उस चीज़ को आप यहाँ भी देख सकते हो, समझ सकते हो। द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। अब देखिए यहाँ सीधे सीधे शब्दों में तो लिखा कुछ और है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और है। जैसे हियर यू कैन रिकॉग्नाइज, आप पहचान सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं। द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, जैसे हम टॉर्च की बात करते हैं, टॉर्च जिससे लाइट निकलता है, प्रकाश होता है, अंधकार को उजाले में बदल देता है। और एनलाइटमेंट यानी प्रकाशमान करना, मतलब इन्होंने जो ये फिगर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इनके हाथ में जो मशाल पकड़ाई हुई है, असल में यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। लाइट हमको क्या करता है? अंधकार को मिटा देता है। अंधकार जहाँ मिट जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है। तो यहाँ पर अंधकार कहने का अर्थ ये है कि अभी जो यूरोप का समाज है, हम सिर्फ किसी एक फ्रांस की या किसी जर्मनी की, यूरोप में जितनी भी कंट्री आ रही है आज, जो पहले नेशन राष्ट्र नहीं थे, जो पहले मल्टी नेशनल थे, बहुत सारी डायनेस्टिक, बहुत सारे वंशावली चलती थी, अलग अलग वंश के लोग वहाँ राज्य करते थे और शासन प्रणालियाँ चलती थी। तो उसको सबको मिलाकर इन्होंने एक करके, और असल में हम जो बात कर रहे हैं टॉर्च की, तो टॉर्च यानी जो उजाला दिखा रहा है। तो जो ये लोगों ने सहा है मोनार्की सिस्टम में, जो सहा है उन्होंने, तो वो क्यों सहा है? तो बोले अंधकार के कारण। कौन सा अंधकार? बोले अज्ञान के कारण। तो उस अज्ञान को दूर कौन करेगा? बोले टॉर्च। कौन सा टॉर्च? ज्ञान का टॉर्च। ठीक है, समझ में आ रही होगी आपको बात। तो हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी अब अज्ञान मिट चुका है लोगों का, जो पहले अज्ञान में थे और मोनार्की को सहन कर रहे थे, अब वो सहन नहीं करेंगे, वो ख़त्म कर देंगे मोनार्की को। उनका मतलब ये था, ये जो उन्होंने इमेज बनाई है इसके द्वारा वो ये दर्शाना चाहते हैं। सी बियर्स इन वन हैंड, जो टॉर्च है एक हाथ में उनके टॉर्च है, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। अब देखिए हमारे देश में हम अपना संविधान जब पढ़ते हैं, छोटी क्लासों में भी बच्चे पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पर भी वही बात है, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अब एक हाथ में, कहने का मतलब यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स की बात की जा रही है, सोशल रिपब्लिक्स की बात की जा रही है। मतलब एक डेमोक्रेसी होगी, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, और जहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पक्के नियम होंगे जिनका पालन करना सबको ज़रूरी होगा। तो एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, कहने का मतलब ये जो सरकार व्यवस्था है, शासन व्यवस्था चलेगी, यहाँ पर सभी व्यक्तियों के लिए एक नियम कानून होगा, कोई अपने मर्जी से नहीं चल पाएगा। जैसे मोनार्की में चलता था दमन का शासन, तो यहाँ पर दमन का शासन अब नहीं चलेगा आगे। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सेटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। और इसके पहले अभी तक समाज में जो चलता रहा है, जो निरंकुश संस्थाएं थी, तो निरंकुश संस्थाएं अब एक रिमेन्स की तरह भंगुर होकर, टुकड़े होकर, छिन्न भिन्न होकर, उनकी अस्थि पंजर सब धरती पर पड़े हुए हैं, मतलब उसको नकार दिया जाएगा, नकार दिया गया है। यही इमेज के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं सूर्य। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको? अब इंटरेक्शन नहीं हो रहा, मैं आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकता, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार। तो ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, यानी इमेज के सामने ये जो फोरग्राउंड दिख रहा है आपको,
इस फोरग्राउंड में, सामने के मैदान में, लाई द शैटर्ड रिमेन्स, शैटर्ड यानी टूटे फूटे भंगुर सारे जितने भी सिंबल्स थे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के, जिसको हम मोनार्की के नाम से जान रहे हैं, और मोनार्की की तरह की जितनी भी संस्थाएं थी, अब इसको समाप्त कर दिया गया है। समझ पा रहे होगे शायद आप? ठीक है बेटा, फिर कमेंट्स में बताना आपको जो प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसको और ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है बेटा, इतना समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। चलो आगे बढ़ते हैं। इन सोरियस यूटोपियन विज़न, अभी अपन ने पढ़े थे बेटा यहाँ पे वर्ड मीनिंग, ए विज़न ऑफ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल, सो आइडियल समझ रहे हो आप, एक ऐसा आदर्श, बहुत ही आदर्श समाज, दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, जो वास्तव में संभव नहीं है। तो इन सोरियस यूटोपियन विज़न द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड। अब देखिए ये जो विज़न दिया है इन्होंने, यूटोपियन विज़न, और पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड, अब देखिए पूरे ग्रुप में हैं, इकट्ठा हैं सब लोग, और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इनको होमेज दे रहे हैं। मतलब होमेज देने का मतलब ये हुआ कि ये स्वीकार कर रहे हैं कि अब पूरे वर्ल्ड में उदारता का शासन होना चाहिए। उदारता का शासन माने डेमोक्रेटिक शासन होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना बेटा? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इन सोरियस यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। देखिए यहाँ पर ग्रुप हैं, ये जितना जितना अलग अलग फ्लैग आपको दिख रहा है, ये अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग नेशंस के अलग अलग ग्रुप हैं। तो ये ग्रुप जो हैं और अलग अलग इनको देखा जा रहा है, और आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स। अब देखिए सबके पास अपने अपने फ्लैग हैं। देखिए बेटा ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, सबके अपने अपने, अब सब साथ में रह रहे हैं। कहने का मतलब उनका एक ऐसा समाज है कि वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्री है, ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ धरती है, जहाँ जहाँ लोगों का जीवन है, वहाँ पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। एक आर्टिस्ट की सोच बहुत बड़ी सोच होती है, और ये तो बहुत ही बड़ी सोच है जिन्होंने ऐसी कल्पना की है अपने इस प्रिंट के द्वारा कि पूरा वर्ल्ड वाइड समाज एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहा है। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स। और इनकी पहचान सिर्फ क्या है? इनकी पहचान सिर्फ इनके झंडे हैं, एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, और इनके जो राष्ट्रीय वस्त्र हैं, देखिए सबके राष्ट्रीय वस्त्र अलग अलग हैं। तो इनकी पहचान सिर्फ ये है बस। और लीडिंग द प्रोसेसन, हाँ ये अलग चीज़ है, आगे पढ़ रहे हैं अपन। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स, सभी ने सुना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सब जानते हैं, एंड स्विट्ज़रलैंड, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। अच्छा, नेशन स्टेट्स कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि लीडिंग द प्रोसेसन, यानी जुलूस मान लो इसको आप, आपकी जो ट्रेन थी तो ट्रेन का इंजन या जुलूस का इंजन यहाँ पर सबसे सामने जो लीड कर रहे हैं, लीडिंग द प्रोसेसन, जुलूस को जो लीड कर रहे हैं, और वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और ये यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। वो कौन है? आर यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, देखिए आगे बताता हूँ अभी मैं। विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। तो आप जानते होंगे कि इंडिपेंडेंस डे अमेरिका का क्या है? 4 जुलाई। और किस सन में? तो 1776 में। और ये घटना कब की है? ये इमेज कब बनी है? 1848 में। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका उस समय आज़ाद हो चुका था, एक नेशन स्टेट बन चुका था। समझ पा रहे होगे बेटा आप? ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। लीडिंग द प्रोसेसन, यानी जुलूस को जो लीड कर रहे हैं, वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी उदारता की जो मूर्ति है, उससे जो गुजर गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, आर द यूनाइटेड स्टेट्स। वो कौन है? अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट है, एंड स्विट्ज़रलैंड है। क्यों? क्योंकि ये उस समय आज़ाद हो चुके थे। और स्विट्ज़रलैंड के बारे में जहाँ तक अपन जानते हैं कि स्विट्ज़रलैंड आज तक तो किसी युद्ध में शामिल हुआ नहीं, आज तक उसको किसी ने गुलाम बनाया नहीं, तो वो तो पहले से ही बोल दें कि नेचुरली नेशन स्टेट है। अब मेरी जानकारी इतनी ही है, ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। तो ये पहले ही आज़ाद हो चुका था अमेरिका, इसलिए इसको हमने कहा कि ऑलरेडी नेशन स्टेट था। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ठीक है बेटा, अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन जो, हाँ तो फ्रांस, पेज पलटी करते हैं। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर। समझ में आ रहा होगा आपको? फ्रांस आइडेंटिफिएबल मतलब पहचाना जा सकता है
रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, रिवोल्यूशनरी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रिवोल्यूशन के टाइम में जो फ्रांस ने फ्लैग का इस्तेमाल किया था ट्राई कलर का, उसके द्वारा वो पहचाना जा रहा है जस्ट रीच द स्टेच्यू, और जो जस्ट अभी पहुँचे हैं, आप देख सकते हो, आप किताब खोल के रखना बेटा सामने, उसमें देखते जाओ, जो जस्ट पहुँचे हैं अभी स्टेच्यू के पास वो फ्रांस है। सी इज़ फॉलोड बाय, अब सी इसलिए बोला जा रहा है, हमारे देश में बोलते हैं धरती माता, धरती माता है ना, उस हिसाब से फ्रांस को यहाँ पे सी बोला जा रहा है। सी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी, और फ्रांस के अनुसरण करते हुए आगे कौन चल रहा है उनके पीछे पीछे, जर्मनी, और बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, गोल्ड फ्लैग, और क्या क्या धारण किए हुए हैं वो, बियरिंग यानी धारण किए हुए हैं, ब्लैक रेड। तो अपन लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं बेटा। किसी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, तो किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है फ्रांस को, जर्मनी के द्वारा, जो क्या धारण किए हुए हैं, बियरिंग यानी क्या धारण किए हुए हैं, ब्लैक यानी काला लाल, और गोल्ड यानी सुनहरा झंडा, ठीक है, ये जर्मनी का है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, समझ पा रहे हो आप, उस समय पर जब सोरियो ने इस इमेज को बनाया था, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। अब देखो इसके लिए बहुत आपको पीछे लेके जाना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा सा बताना पड़ेगा बेटा, जब मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर सीधे सीधे बताएगा मैं। तो मेन चीज़ ये है कि जो जर्मनी है इसका यूनिफिकेशन हुआ था, अपन आगे पढ़ेंगे, अभी इटली का भी यूनिफिकेशन हुआ था। कहने का मतलब ये बहुत सारे मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एरियाज़ में डिवाइडेड था जर्मन कोई एक नेशन नहीं था इस टाइम पे 1848 में, जब ये सोरियो ने ये क्रिएट किया था इमेज को। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, जब उन्होंने बनाया इसको, तो द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। ये एक यूनाइटेड नेशन के रूप में मौजूद नहीं थे उस समय जर्मनी नाम से कुछ था ही नहीं शायद, क्योंकि ये अलग अलग नाम से जाने जाते थे पूरे, फिर वो इकट्ठा होकर नेशन स्टेट बना बाद में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे बेटा। ठीक है, आप कमेंट करके बताना अगर कोई दिक्कत होगी तो। द फ्लैग दे कैरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ इनटू अ नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। समझ पा रहे होगे आप उनकी सोच को। फ्रेडरिक रोसो, फ्रेडरिक क्या नाम है उनका, सोरियो, फ्रेडरिक सोरियो, उनकी सोच क्या है, ये बता रहे हैं कि ये जो झंडा कैरी कर रहे हैं जर्मन वाले, जो झंडा कैरी कर रहे हैं विद द होप, लिबरल होप्स, एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, ये भी उदारता चाहते हैं। और कब, 1848 में, जब जर्मनी था ही नहीं। टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़, जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ यानी छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट थे और जो जर्मन स्पीकिंग थे बहुत सारे थे, न्यूमरस, इनटू ए नेशन स्टेट, एक हो जाएं, वो यूनिफाई हो जाएं, एक नेशन स्टेट में बदल जाएं। इस होप से उस झंडे को लेकर वो कैरी कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये तो कल्पना है, इमेजिनेशन है सोरियो का। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और किसके अधीन रहकर, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन रहकर। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान, जैसे हमारे देश में है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत रह के ये सब एक यूनिफाई होना चाहते हैं और नेशन स्टेट बनना चाहते हैं। ये एक्सप्रेशन कर रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि हम लिबरल होप्स के साथ, हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी उदारवादी सरकार हो। और फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का भी हमने नाम फर्स्ट वर्ल्ड वार शायद आपने पढ़ा हो, वहाँ सुना था, और फिर आप मैप में देखोगे तो वहाँ दिखेगा आसपास ही हैं सब। तो फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, तो जर्मन को कौन फॉलो कर रहा है, ऑस्ट्रिया। अब देखो आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले ही याद हो जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, देन जर्मनी, और जर्मनी को अब ऑस्ट्रिया। तो यहाँ रटने वाली कोई बात नहीं बेटा, अगर आप कोई भी चीज़ अच्छे से समझ जाते हो, टाइम तो देना पड़ता है थोड़ा समझने के लिए, कोई जादू तो नहीं है बेटा कि जादू की और हो गया, थोड़ा समझना पड़ता है। ठीक है, तो पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया फॉलो कर रहे हैं किसको, जर्मन पीपल्स को। और द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज ये फॉलो कर रहे हैं,
लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। ये सब एक के बाद एक, और सबको नहीं बताया जा सकता है। जो जो जानने वाले, जो सब लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड, इन नामों को सब लोग पहचानते हैं आज भी और पहले भी थे, तो उस हिसाब से लिखा गया है। तो सब एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। वो तो इमेज थी। अब इमेज में आप यहाँ पे लिखने पढ़ने में सारी चीज़ें कैसे आ जाएंगी? लेकिन आप समझ रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड एक ऐसी गवर्नमेंट है, ऐसी सरकार है, ऐसा शासन तंत्र है जो सौर्यो देख रहे हैं अपने, उनकी क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, कल्पना है, वो कर रहे हैं कल्पना, ऐसी कल्पना कि जहाँ पर सब लोग एक दूसरे को फॉलो कर एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से व्यवस्था बनाकर रहने की कोशिश करेंगे आगे। यह करना चाहिए, उनकी एक ऐसी सोच। चलते हैं आगे, समझ पा रहे हो बेटा? फ्रॉम द हिवंस अबव, और ऊपर देखिए आप, बुक होगी आपके पास, फिर भी मैं भी दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये जो इमेज दिख रही है, ये फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द इवंस अबव, ऊपर से जो हेवंस जो हमारे दिख रहा है, हेवंस स्वर्ग बोलते हैं हम लोग, नर्क बोलते हैं। रियल तो रियलिटी तो पता नहीं क्या है, मैं भी नहीं जानता। तो यहाँ पर एक इमेजिनेशन है जो हम अपनी इमेजिनेशन करते हैं जिस तरह से, तो ये सौर्य ने इमेजिनेशन किया है कि यहाँ पर ऊपर, कहाँ पर थे अपन, यहाँ पर, फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स। अब जैसे अपन हिंदुस्तान में, भारत देश में अपने ब्रह्मा विष्णु महेश, अब यूरोप में उनके देवी देवता यही हैं, क्राइस्ट हैं, सेंट्स हैं, एंजल्स हैं। गेज अपॉन द सीन, और वो ऊपर देख रहे हैं, इस सारे दृश्य को वो देख रहे हैं। और आप सोचिए कैसी उनकी इमेजिनेशन है सौर्यों की, कितनी बड़ी बात सोच रहे हैं वो, कि सारे पीपल जो हैं यूरोप के, वो सब इनकी संतान हैं, और इनके सारे बच्चे आज देखो कैसे एकजुट होकर एक साथ समूह में रहकर रह रहे हैं, और अच्छे से, और सब जगह उदारता है, उदारवाद है। और दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी, जो मैं बोल रहा था। और ये सिम्बल्स इसीलिए यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर जो इमेजिनेशन उन्होंने किया है, जो पिक्चराइज किया है यहाँ पर इमेज में, प्रिंट में, तो उसके द्वारा ये बता रहे हैं कि सब ये इनकी संतान है, और फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और इनके बीच में, सबके बीच में भाईचारा है। ईश्वर यही चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर भाईचारे से रहें। ठीक है बेटा, समझ में आप